नमस्कार। भारत का इतिहास श्रृंखला की यह 52वीं कड़ी है और आज हम गोता लगा रहे हैं इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर जिसने भारत के नक्शे और समाज पर आप कह सकते हैं गहरी छाप छोड़ी। आज हम बात करेंगे हूणों की। जी, हूण। ये कौन थे, कहां से आए थे ये लोग और कैसे इन्होंने इतने शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य को चुनौती दी? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। हमारे पास देखिए कई स्रोत हैं, शिलालेख हैं, पुराने ग्रंथ हैं, इतिहासकारों के अपने विश्लेषण हैं जो हमें इस कहानी के कह सकते हैं टुकड़े देते हैं। बिल्कुल, और इन टुकड़ों को जोड़ना ही चुनौती है। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन टुकड़ों को जोड़कर एक साफ तस्वीर बनाई जाए और ये जानकारी उन सबके लिए फायदेमंद होगी जो इतिहास में रुचि रखते हैं या फिर जो यूपीएससी, पीएससी, पीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जहां एक गहरी समझ जरूरी होती है। हाँ, क्योंकि हम सिर्फ तथ्यों पर ही नहीं बल्कि उनके विश्लेषण पर भी ध्यान देंगे, जैसे एक शिक्षक समझाता है, ताकि जरूरी बातें नोट की जा सके। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं हूणों से। जब हूणों का जिक्र आता है तो अक्सर तलवारों और घोड़ों की टापों की गूंज वो एक इमेज बनती है। हाँ, बनती है। ये मध्य एशिया की खानाबदोश जनजातियां थीं और इन्होंने 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में, मतलब उस दौर में, उत्तर पश्चिम से भारत में प्रवेश किया। उत्तर पश्चिम से मतलब खैबर दर्रे से? हाँ, मुख्यतः खैबर दर्रे के रास्ते। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे महाभारत या पुराणों में भी इनका जिक्र हूण नाम से मिलता है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर आता है, क्या ये वही हूण थे जिन्होंने यूरोप में अटिला वाले हूण, क्या ये वही थे? नहीं, ये एक बहुत आम कंफ्यूजन है। जिन हूणों ने भारत पर हमला किया, पश्चिमी स्रोत उन्हें अक्सर हेफ्टलाइट्स या श्वेत हूण कहते हैं। श्वेत हूण? ऐसा क्यों? शायद उनके रंग के कारण या फिर उन्हें अटिला के नेतृत्व वाले यूरोपीय हूणों से अलग करने के लिए, जिन्हें कभी-कभी काला हूण भी कहा गया है। फारसी में इन्हें हयाताल कहा गया है। अच्छा। तो भारत आने वाली जो शाखा थी वो मुख्य रूप से अल्चोन हूण थे, जो इन्हीं हेफ्थालाइट्स का एक उपसमूह थे। तो अटिला वाले हूण नहीं थे ये। हाँ, ये जरूर है कि दोनों लड़ाकू और खानाबदोश थे। ठीक है। तो ये अल्चोन हूण या हेफ्थलाइट्स, इनकी जड़ें कहाँ थीं? मध्य एशिया में कहाँ? माना जाता है कि ये मध्य एशिया के स्टेपीज से थे, शायद चीन की जो महान दीवार है उसके उत्तर के इलाके से। चीनी स्रोत इन्हें होवाथून या येदा कहते हैं। अच्छा, चीनी स्रोतों में भी जिक्र है जी। और ऐसा लगता है कि दूसरी ताकतवर जनजातियां जैसे रोरान या तुर्क, उनके दबाव के कारण ये पश्चिम और दक्षिण की तरफ बढ़े। और इनके बारे में कुछ रोचक बातें, जैसे उनका रहन सहन? हाँ, चीनी विवरण काफी दिलचस्प थे। उनके मुताबिक ये कमाल के घुड़सवार और तीरंदाज थे। गोल तंबुओं में रहते थे जिन्हें फेल्ट टेंट कहते हैं। उनके शहर नहीं थे, ना ही कोई लिखन प्रणाली थी, बिना लिपि के। हाँ, और उनकी भाषा क्या थी ये आज भी एक रहस्य है। एक और बात जो भारतीय समाज से बहुत अलग थी वो थी बहुपतित्व की प्रथा। बहुपतित्व मतलब भाई मिलकर एक पत्नी साझा करते थे। ये उनकी सामाजिक संरचना का हिस्सा था। ये तो काफी अलग है। बिल्कुल। और भारत आने से पहले ही इन्होंने मध्य एशिया में अपनी धाक जमा ली थी। 5वीं सदी के मध्य तक बैक्ट्रिया यानी आज का अफगानिस्तान जीत लिया था, किदारियों को हराया था जो एक और हूण समूह था। और ईरान? हाँ, ईरान के सस्सानिद साम्राज्य पर तो लगातार हमले कर रहे थे। 454 ईस्वी में यज़दगर्द द्वितीय को हराया, फिर 484 में पेरोज प्रथम को तो हराया ही नहीं, मार भी डाला। ये सब दिखाता है कि वो एक बड़ी सैन्य शक्ति थे। तो फिर ये इतने ताकतवर लड़ाके भारत क्यों आए? गुप्त साम्राज्य तो उस समय काफी मजबूत माना रहता था। देखिए, जब हूणों का बड़ा हमला हुआ वो गुप्त साम्राज्य के ढलान का समय था, लगभग मध्य 5वीं शताब्दी के बाद। और आने के कारण कई थे। जैसे आर.एस. शर्मा जैसे इतिहासकार जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं। मध्य एशिया में सूखा पड़ा होगा, चरागाह खत्म हुए होंगे, तो खानाबदोशों को नई जमीन की तलाश में दक्षिण की ओर बढ़ना पड़ा। आर्थिक कारण हाँ, और भारत के उपजाऊ मैदान तो हमेशा से बाहरी समूहों के लिए एक आकर्षण रहे हैं। ये एक तरह से वही पैटर्न है जो हम मौर्य या गुप्त काल के बाद देखते हैं, उत्तर पश्चिमी दर्रों से हमले। शर्मा जी उन्हें अर्ध बर्बर भी कहते हैं, जिन्होंने शहरी जीवन को काफी नुकसान पहुंचाया और सामंतवाद को तेजी दी। तो चलिए अब भारत में उनके हमलों के सिलसिले को समझते हैं। पहला बड़ा टकराव कब और किसके साथ हुआ? पहला बड़ा धावा हुआ गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय, लगभग 458 ईस्वी में।
स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक था। और नतीजा? स्कंदगुप्त ने उन्हें बुरी तरह हराया और पीछे धकेल दिया। इसका जिक्र हमें भीतरी स्तंभ शिलालेख में साफ मिलता है। उसमें लिखा है कि स्कंदगुप्त ने उन दुश्मनों को हराया जो हाथियों की सेना लेकर चढ़ाए थे। अरे वाह, ये तो बड़ी जीत थी गुप्त साम्राज्य के लिए। हाँ, जीत तो बड़ी थी। जूनागढ़ शिलालेख में इस जीत का जश्न भी मनाया गया है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। पेंच? कैसा पेंच? ये जीत बहुत महंगी पड़ी, मतलब आर्थिक रूप से। हूणों से लड़ने में गुप्त साम्राज्य का खजाना खाली होने लगा। अच्छा, इसका कोई सबूत? हाँ, उस दौर के सिक्कों को देखिए। सोने के सिक्कों की शुद्धता कम होने लगी। तो कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त की जीत एक तरह की पिर्रोइक विक्ट्री थी। जीत तो गए, पर कीमत बहुत ज्यादा चुकाई, और इसने आखिरकार साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। मतलब जीत के जश्न के पीछे ही पतन की आहट छिपी थी। तो स्कंदगुप्त के बाद क्या हुआ? क्या हूण रुक गए? नहीं, रुके नहीं। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हूणों के हौसले फिर से बुलंद हो गए। लगभग 470 से 500 ईस्वी के बीच एक नए नेता के नेतृत्व में उन्होंने फिर से हमले शुरू किए। नया नेता कौन? तोरमाण। तोरमाण, ये नाम सुना है। ये महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। तोरमाण को भारत में पहला बड़ा हूण शासक माना जाता है। उसने हमले दोबारा शुरू किए और इस बार वो ज्यादा कामयाब रहे। 485 ईस्वी तक तो पंजाब, राजस्थान, कश्मीर, पूर्वी मालवा और मध्य भारत के काफी बड़े हिस्से उनके कब्जे में आ चुके थे। तो उसने एक राज्य स्थापित कर लिया था। बिल्कुल। हमें मध्य प्रदेश में एरन नाम की जगह से उसका एक वराह शिलालेख मिला है, लगभग 510 ईस्वी का। उससे पता चलता है कि मालवा उसके नियंत्रण में था और उसने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। महाराजाधिराज, गुप्त सम्राटों जैसी उपाधि। हाँ, यही तो दिलचस्प है। उसने अपनी सत्ता को वैधता देने के लिए शायद गुप्त शैली के सिक्के भी चलाए। और सिर्फ उपाधि ही नहीं, हमें ग्वालियर के एक शिलालेख से पता चलता है कि उसने एक सूर्य मंदिर को दान भी दिया था। सूर्य मंदिर को दान? मतलब वो भारतीय धर्मों को अपना रहा था। हाँ, ऐसा लगता है। ये शायद भारतीयकरण की प्रक्रिया की शुरुआत थी। उसने पश्चिमी भारत में गुप्तों के जो सामंत थे उन्हें कमजोर किया और अपनी सत्ता जमाई। तो तोरमाण एक अहम शासक था, लेकिन हूणों का जिक्र आते ही एक और नाम दिमाग में आता है, मिहिरकुल। मिहिरकुल, हाँ, तोरमाण का बेटा और शायद हूण शासकों में सबसे ज्यादा कुख्यात। कुख्यात क्यों? उसकी क्रूरता के लिए। उसका शासनकाल लगभग 515 से 530 या 533 ईस्वी तक हूण शक्ति का चरम तो था, लेकिन साथ ही भयानक दमन का दौर भी माना जाता है। तो उसने क्या क्या किया? कहाँ थी उसकी राजधानी? उसने अपनी राजधानी सकल में बनाई, जो आज का सियालकोट है, पंजाब में। अपना राज गांधार और कश्मीर तक फैलाया, भारत के और अंदर तक हमले किए। उसके सिक्के भी मिले हैं? हाँ, सिक्के मिले हैं जिन पर शैव प्रतीक हैं, जैसे बैल और त्रिशूल। माना जाता है कि उसने शैव धर्म अपना लिया था। उसका नाम भी देखिए, मिहिरकुल। हाँ। मिहिर मतलब सूर्य, कुल मतलब वंश। संस्कृत नाम लगता है, शायद शासन को वैधता देने के लिए अपनाया गया हो। लेकिन उसकी क्रूरता की कहानियां ज्यादा मशहूर हैं, खासकर बौद्धों के प्रति। बिल्कुल। 7वीं सदी में जो चीनी यात्री ह्वेनसैंग भारत आए थे, उन्होंने अपने विवरणों में मिहिरकुल का जिक्र किया है और उन्होंने लिखा है कि मिहिरकुल ने बौद्ध धर्म पर बहुत अत्याचार किए। कहाँ पर? खासकर गांधार क्षेत्र में। ह्वेनसैंग के अनुसार उसने वहां करीब 1600 स्तूप और मठ नष्ट कर दिए थे और हजारों बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार किया था। ये तो बहुत भयानक है। क्या किसी ने उसे चुनौती नहीं दी? इतनी क्रूरता को कोई रोक नहीं पाया? चुनौती दी गई। गुप्त साम्राज्य के जो बचे खुचे शासक थे, जैसे नरसिंह गुप्त बालादित्य, और मालवा के एक बहुत शक्तिशाली स्थानीय शासक थे, यशोधर्मन। यशोधर्मन? हाँ, यशोधर्मन। इन दोनों ने मिलकर मिहिरकुल को चुनौती दी। यशोधर्मन का एक प्रसिद्ध शिलालेख है मंदसौर में, लगभग 532 ईस्वी का। उसमें दावा किया गया है कि यशोधर्मन ने मिहिरकुल को हराया था। अच्छा। यहाँ तक लिखा है कि मिहिरकुल को यशोधर्मन के चरणों में झुकना पड़ा था। अच्छा, और बालादित्य ने? नरसिंहगुप्त बालादित्य ने भी उसे हराया था। तो इन हारों ने भारत में हूणों की कमर तोड़ दी, कह सकते हैं। तो मिहिरकुल की हार ही एक तरह से हूण शक्ति के अंत की शुरुआत थी। बिल्कुल, कह सकते हैं कि ये निर्णायक मोड़ था। मिहिरकुल इन हारों के बाद कश्मीर भाग गया। वहां उसने कुछ समय राज किया। कश्मीर में? हाँ, लेकिन वहां भी उसका अंत अच्छा नहीं हुआ।
12वीं सदी का कश्मीरी इतिहास ग्रंथ है कल्हण की राजतरंगिणी। उसके अनुसार कश्मीर में भी उसके खिलाफ विद्रोह हुए और आखिरकार उसने आत्महत्या कर ली, लगभग 533 ईस्वी में। आत्महत्या, काफी नाटकीय अंत। हाँ, बिल्कुल। अब अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें, इन सब घटनाओं का हूणों के आने का भारत पर, खासकर गुप्त साम्राज्य पर कुल मिलाकर क्या असर पड़ा? राजनीतिक तौर पे तो साफ लगता है कि गुप्तों का पतन तेज हो गया। निश्चित रूप से। हूण आक्रमण गुप्त साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कीलों में से एक थे, ये कहना गलत नहीं होगा। कैसे? देखिए, पहले स्कंदगुप्त की महंगी जीत, फिर तोरमान और मेहरकुल के हमलों से जो क्षेत्रीय नुकसान हुआ, पंजाब गया, मालवा गया, और इन सब के चलते जो स्थानीय सामंत थे वो और आजाद होते गए। नतीजा ये हुआ कि 500 ईस्वी आते आते गुप्त सत्ता सिर्फ पूर्वी भारत तक ही सिमट कर रह गई। राजनीतिक बिखराव बहुत बढ़ गया। और अर्थव्यवस्था पर क्या असर हुआ? आपने सिक्कों की गुणवत्ता गिरने का जिक्र किया था। हाँ, आर्थिक असर भी बहुत गहरा और नकारात्मक था। हूणों के हमलों ने उत्तर पश्चिम से होने वाले व्यापार को, जैसे रेशम मार्ग की जो शाखाएं भारत से गुजरती थीं, उनको बाधित किया। तो व्यापार ठप हो गया? काफी हद तक। इससे शहर उजड़ने लगे। पाटलिपुत्र जैसा महान शहर भी अपनी पुरानी रौनक खो बैठा। खुदाई में कम सिक्के मिलना भी आर्थिक गिरावट का ही संकेत है। और उन्होंने टैक्स वगैरह भी लगाए होंगे। हाँ, जीते हुए इलाकों पे भारी श्रद्धांजलि लगाई। इससे स्थानीय शासकों पर बोझ बढ़ा और खर्च चलाने के लिए उन्होंने क्या किया? जमीनें दान में देनी शुरू कर दी, खासकर सैनिक या ब्राह्मणों को। अच्छा, लैंड ग्रांट्स। जी, और इसी से सामंतवाद को और बढ़ावा मिला। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां राजा सीधे शासन करने के बजाय स्थानीय सरदारों को जमीन का नियंत्रण दे देता है, बदले में सैनिक सहायता लेता है। सोने की जगह तांबे के सिक्कों का ज्यादा इस्तेमाल भी आर्थिक तंगी की तरफ इशारा करता है। कुल मिलाकर एक शिफ्ट दिखता है शहरी अर्थव्यवस्था से ग्रामीण आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर। ये तो हुए राजनीतिक और आर्थिक असर। समाज और संस्कृति पर कैसा प्रभाव रहा? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। एक तरफ वो बौद्धों पर अत्याचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदू धर्म अपना रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं। हाँ, ये विरोधाभास ही उनके प्रभाव की खासियत है और इसे समझना जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में बौद्ध धर्म को भारी नुकसान पहुंचाया। गांधार कला, जो मुख्यतः बौद्ध धर्म से जुड़ी थी, उसका तो लगभग पता नहीं हो गया। लेकिन फिर हिंदू धर्म? मेहरकुल शैव बन गया, तो उन्होंने हिंदू धर्म, खासकर शैव मत को अपनाया भी। तो ये दोहरा चरित्र दिखता है। और क्या वो भारतीय समाज में घुल मिल गए? हाँ, आखिरकार वही हुआ। धीरे धीरे हूण भारतीय समाज में विलीन हो गए। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि बाद के कुछ राजवंशों, जैसे गुर्जर या राजपूत कुलों में हूणों का भी अंश हो सकता है। हालांकि ये एक विवादित विषय है। अच्छा। उनकी कुछ प्रथाएं, जैसे बहुपतित्व, वो जरूर भारतीय रिवाजों से टकराई होंगी। एक और असर ये हो सकता है कि लगातार युद्ध और बाहरी हमलों के दौर में समाज शायद थोड़ा और कठोर हुआ हो, जाति व्यवस्था थोड़ी और मजबूत हुई हो, और कुछ हूण लड़ाकों को क्षत्रिय वर्ण में शामिल कर लिया गया हो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ विनाशकारी ताकत नहीं थे, बल्कि उन्होंने अनजाने में भारतीय समाज को कुछ हद तक बदला भी, एक कैटलिस्ट की तरह काम किया? हाँ, बिल्कुल। आर.एस. शर्मा जैसे इतिहासकार उन्हें एक विनाशकारी शक्ति तो मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि उनके हमलों ने गुप्तों के कमजोर होने के बाद क्षेत्रीय ताकतों के उदय को तेज किया। जैसे मालवा में यशोधर्मन का औलिकार वंश, उन्होंने भारत के जो क्लासिकल शहरी युग था उसके अंत और सामंतवादी युग की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये भी दिखाता है कि भारतीय समाज बाहरी प्रभावों को कैसे आत्मसात करता रहा, चाहे वो यूनानी हो, कुषाण हो या फिर हूण, एक तरह की अवशोषण क्षमता। ठीक है, तो फिर इनका पतन कैसे हुआ? मेहरकुल की हार के बाद क्या हुआ कि ये पूरी तरह खत्म हो गए? मेहरकुल की हार एक बहुत बड़ा मोड़ था। एक तो भारतीय शासकों का गठबंधन, जैसे यशोधर्मन और बालादित्य, ये एक बड़ा कारण बना। और कोई कारण? दूसरा बड़ा कारण आया मध्य एशिया से। वहां 6ठी सदी के मध्य में तुर्कों का उदय हुआ और इन तुर्कों ने मध्य एशिया में हूणों, मतलब हेफ्थलाइट्स को हरा दिया। इससे भारत में जो हूण थे उनकी जड़ें कट गईं, उनकी सप्लाई लाइन टूट गई। अच्छा, बाहर से मदद बंद हो गई। हाँ, इसके अलावा लगातार युद्धों से वो खुद भी कमजोर हो गए होंगे, शायद उनमें अंदरूनी झगड़े भी हुए हों, और भारतीय राजाओं का प्रतिरोध तो था ही। इन सब ने मिलकर भारत में उनकी शक्ति खत्म कर दी। और जो बच गए?
जो हूण बच गए वो धीरे धीरे यहीं की स्थानीय आबादी में घुल मिल गए, विलीन हो गए। तो उनका शासनकाल भारत में ज्यादा लंबा नहीं चला, मतलब एक बड़ी शक्ति के रूप में करीब 50-60 साल। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं कि एक प्रमुख शक्ति के रूप में उनका समय काफी संक्षिप्त था, लेकिन असर बहुत दूरगामी था। क्या असर? एक तो उन्होंने उत्तर भारत की राजनीतिक एकता को भंग कर दिया। छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ और इसी बिखराव के बाद में जाकर हर्षवर्धन जैसे शासक ने फिर से एक बड़ा साम्राज्य बनाने की कोशिश की। और दूसरे, वे तुर्कों और बाद में आने वाले इस्लामी आक्रमणकारियों से पहले मध्य एशिया से आने वाले आखिरी बड़े हमलावर समूह थे। और जैसा हमने पहले भी बात की, उन्होंने सामंतवाद को बढ़ावा दिया, जो आगे चलकर भारतीय समाज और राजनीति का एक अहम हिस्सा बना। चलिए, तो इस पूरी चर्चा को अब थोड़ा समेटते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो नोट्स बना रहे हैं या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जी, हमने देखा कि होन, खासकर अल्चोन होन या हेफ्थलाइट्स 5वीं-6वीं सदी में मध्य एशिया से आए। हाँ, उत्तर पश्चिम से। स्कंदगुप्त ने उन्हें शुरू में रोका, जी। पर इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। फिर तोरमार ने भारत में राज स्थापित किया, भारतीय तौर तरीके भी अपनाए। जी, महाराजाधिराज की उपाधि ली, मंदिर को दान दिया। उसके बाद आया मिहिरकुल, जिसने साम्राज्य फैलाया पर अपनी क्रूरता, खासकर बौद्धों पर अत्याचार के लिए जाना गया। और अंततः यशोधर्मन और बालादित्य जैसे भारतीय शासकों से हार गया। उनके हमलों ने गुप्त साम्राज्य का पतन तेज कर दिया, अर्थव्यवस्था को बदला, व्यापार घटा, शहर उजड़े, सामंतवाद बढ़ा। समाज पर मिलाजुला असर डाला, विनाश भी किया, पर धीरे धीरे भारतीय संस्कृति में समाहित भी हो गए। और अंततः भारतीय शासकों और मध्य एशियाई तुर्कों के दबाव में उनका पतन हो गया और वे भारतीय आबादी में विलीन हो गए। बिल्कुल। परीक्षा के नजरिए से देखें तो कुछ बातें खास ध्यान रखने लायक हैं। जैसे? एक तो होण गुप्तों के पतन का एक अहम बाहरी कारण थे, जिसने अंदरूनी कमजोरियों के साथ मिलकर काम किया। दूसरा, होणों के बाद जो क्षेत्रीय ताकतें उभरी, जैसे वाकाटक, पुष्यभूति, उनसे इनकी तुलना करना जरूरी है। और सामंतवाद? हाँ, सामंतवाद पर होणों का क्या असर हुआ, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और जो शिलालेख हमने डिस्कस किए, भीतरी, जूनागढ़, एरन, मंदसौर, ये सब सबूत के तौर पर बहुत काम के हैं। तो उन्हें सिर्फ लुटेरा ना समझें। नहीं, सिर्फ लुटेरा या विनाशकारी नहीं, उन्हें एक ऐसी शक्ति के रूप में देखना चाहिए जिसने विनाश के साथ साथ भारतीय इतिहास के अगले चरण की नींव रखने में भी, चाहे अनजाने में ही सही, भूमिका निभाई। वाकई होणों की कहानी सिर्फ हमलों और हार जीत की नहीं है, बल्कि ये टकराव, बदलाव और फिर घुल मिल जाने की एक जटिल दास्तान है। और उन्होंने भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। हाँ, ये तो है। तो होण आए, उन्होंने उथल पुथल मचाई और फिर वे भारतीय समाज के ताने बाने में कहीं विलीन हो गए। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने लायक रह जाता है, क्या उनका असर पूरी तरह मिट गया, या आज भी हमारे समाज में, हमारी राजनीति में, या शायद हमारे डीएनए में भी अनजाने ही सही उनकी कोई गूंज बाकी है? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार कीजिएगा। उम्मीद है होणों पर यह गहरी पड़ताल आपको पसंद आई होगी और आपके ज्ञान को समृद्ध करेगी। अगर भारत के इतिहास को इसी तरह परत दर परत समझना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। वहां आपको भारतीय इतिहास का स्पष्ट और संरचित कवरेज मिलेगा। जी, पूरी श्रृंखला उपलब्ध है। यदि ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा जरूर करें, हमें सब्सक्राइब करें, इस कड़ी को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। आपके फीडबैक से हमें मदद मिलती है। और हाँ, इस चर्चा के नोट्स अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। नोट्स वहां उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो अगले सत्र तक पढ़ते रहें और सीखते रहें। नमस्कार। नमस्कार।